ये हर रात ये सपना मुझे क्यों आता है? उसकी कलाई पर एक अजीब डरावना निशान था, गहरे लाल रंग, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। वो घबरा कर उठती है और सीधा अपने माता पिता के कमरे में भागती है। पापा, पापा ये देखो, ये क्या हो गया मेरे हाथ पर? उसके पिता विजय उसकी कलाई को देखते हैं और कुछ देर चुप रहते हैं, फिर मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा ये कोई एलर्जी होगी, चिंता मत करो। लेकिन स्नेहा को उनकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखता है। स्नेहा जिसका कॉलेज में अभी अभी एडमिशन हुआ था, उसके पिता एक छोटा मोटा बिजनेस करते थे। उसकी माँ जो कि एक हाउसवाइफ थी, उन तीनों की एक छोटी सी खुशहाल फैमिली थी। उसके पिता उस निशान को देखकर थोड़ा सा घबराए हुए तो थे, लेकिन वो स्नेहा को रिलैक्स करने के लिए अपने चेहरे पर कोई भी भाव प्रकट नहीं कर रहे थे। रघुनाथपुर गांव में तांत्रिक चंद्रस्वामी की रहस्यमयी मृत्यु। गांव के लोग भय में। क्या पापा, पूरे देश दुनिया की खबर है, लेकिन आप जब देखो इसी गांव की न्यूज लगाकर बैठे रहते हैं। कभी कोई लुप्त हो गया, कभी कोई मर गया, कभी कुछ डरावनी घटनाएं। अरे कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। स्नेहा वहां से चली जाती है। उसके मम्मी पापा भी अपनी दिनचर्या के काम में लग जाते हैं। ऐसे ही शाम होती है। शाम को फिर से विजय अपने घर में न्यूज देख रहे थे। एक छोटी सी गांव भागलपुर से चौंकाने वाली खबर आ रही है। आमतौर पर मृत्यु के बाद शरीर धीरे धीरे सड़ने लगता है, लेकिन चंद्रस्वामी की मृत्यु के बाद उनका शव असामान्य रूप से तेजी से सड़ने लगा और एक भयानक काले रंग में बदल रहा है। गांव के लोग इस विचित्र घटना से सहमे हुए हैं। जब कुछ लोगों ने उनके शव को छूने की कोशिश की, तो वो उसे छू भी नहीं पाए, क्योंकि शव से इतनी तीव्र और भयानक बदबू आ रही थी कि लोग पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर सके। आशंका जताई जा रही है कि इस जहरीली बदबू के कारण अगर कोई अधिक समय तक उसके संपर्क में रहा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। गांव में दहशत का माहौल है और सभी बहुत परेशान और डरे हुए हैं। इस रहस्यमयी घटना के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं। न्यूज चल रही थी, तभी घर में अचानक फोन बजता है। विजय फोन उठाता है। क्या आप स्नेहा के पिता बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? आपकी बेटी स्नेहा का एक्सीडेंट हो गया, आप प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। ये खबर सुनते ही विजय के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वो जल्दी से अपनी पत्नी के साथ अस्पताल के लिए निकलता है। स्नेहा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं पापा, जब मैं स्कूटी चला रही थी तब मेरे इस हाथ के निशान में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ और मैं अपना संतुलन खो बैठी और गिर गई। देखिए ये निशान कैसे फैलता जा रहा है। मुझे दिन भर इसमें बहुत जलन हो रही थी। कुछ नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से बात हो गई है, सुबह तक तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे, चिंता मत करो। अगले दिन स्नेहा के पिता उसे घर ले आते हैं और उसको कमरे में सुला देते हैं। क्या करे ममता, उधर रघुनाथपुर में गांव वालों के साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं और इधर स्नेहा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसे बहुत तकलीफ हो रही है। अब हम कर भी क्या सकते हैं विजय? रघुनाथपुर की न्यूज हर जगह वायरल हो रही है। सरकार कुछ न कुछ जरूर करेगी। वो उसकी बॉडी को दफना देगी या जला देगी। उधर बात चल रही थी कि इधर नींद में स्नेहा को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। बेटी मेरे पास आओ, इधर आओ बेटी, आओ बेटी। नहीं ममता, हम ये मामला सरकार पर नहीं छोड़ सकते। चंद्रस्वामी का रिश्ता सीधा स्नेहा से जुड़ा है। उसके मरने के बाद से ही स्नेहा के हाथ पर वो निशान उभरा है। बचपन से ही उसके सायों ने स्नेहा को बहुत परेशान किया है और अब उसके मरने के बाद उसके हाथ में निशान और फैलता जा रहा है। और बात सिर्फ चंद्रस्वामी के शव को हटाने की नहीं है ममता, असली समस्या यह है कि अगर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो उसका साया स्नेहा को कभी नहीं छोड़ेगा। वो उसे धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मार देगा और मैं अपनी बेटी को इस तरह खो नहीं सकता। पापा, अभी आप क्या बोल रहे थे? विजय की बातें स्नेहा ने सुन ली थी। ये देख विजय के माथे पर पसीना छलकने लगा। वो घबरा गया। अरे बेटा, तुम बेड से क्यों उठी? बैठो बैठो, यहाँ सोफे पर बैठो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे सर पर चोट लगी है। विजय स्नेहा को सहारा देकर सोफे पर बैठा देता है। ये सब आप क्या बोल रहे थे पापा? चंद्रस्वामी से मेरा सीधा रिश्ता? वो कौन है? आप सबको पता है, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया। मुझे जानना है पापा।
प्लीज मुझे सब सच बताइए। विजय स्नेहा की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो घबराने लगता है, लेकिन स्नेहा लगातार उनसे जवाब मांग रही थी। पापा प्लीज बताइए, मैं सच जानना चाहती हूँ। 16 साल पहले रघुनाथपुर गांव में चंद्र नाम का एक आदमी रहता था। उसकी 5 साल की बेटी स्नेहा और पत्नी शीतल जो 7 महीने की गर्भवती थी। चंद्र लकड़ी का छोटा मोटा काम करता था, लेकिन उसके अंदर तंत्र विद्या की गुप्त शक्ति भी थी। आ गए आप? चलिए मैं खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। चंद्र थका हुआ था। उसने चुपचाप खाना खाया और सोने चला गया। रात गहरी हो चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक दरवाजे की कुंडी जोर जोर से बजने लगी। चंद्र की नींद खुल गई। उसने उठकर घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी। इतनी रात गए कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला तो सामने मंगल खड़ा था, गोद में अपने बेहोश बेटी को लिए। मंगल के चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। भाई, ये मेरा बेटा। तुमने कहा था ना कि अगर ये शांत ना हो तो इसके हाथ पर तुम्हारा दिया हुआ अभिमंत्रित धागा बांध देना। मैंने वही किया, लेकिन ये तभी से बेहोश है। कुछ करो पर मेरे बेटे को बचा लो। हाँ, अंदर आ जाओ। चंद्र ने मंगल को इशारे से अंदर बुलाया और दोनों धीरे धीरे चलते हुए गहरे तहखाने की ओर बढ़े। चंद्र केवल एक साधारण बढ़ई नहीं था, वो तंत्र विद्या का ज्ञानी भी था। हालांकि उसने कभी इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, पर जब भी कोई संकट में होता तो वो उसकी मदद करता था। आज भी वो वही करने जा रहा था। तहखाने का दरवाजा खोलते ही अंदर हल्की धुंध थी। वहां रखे दिए की मंद रोशनी में अजीब सी छायाएं बन रही थी। तहखाना सर्द जगह थी, जहां हवा की आवाज भी एक डरावनी चीख की तरह सुनाई देती थी। चारों ओर ऐसी अजीब सी खामोशी थी, लेकिन जैसे ही आप गहरी सांस लेते, ऐसा लगता कि कोई आपकी सांसों को सुन रहा हो। अचानक कहीं से घंटी की आवाज आती और एक अज्ञात साया पास से गुजरता हुआ महसूस होता। मंगल का गला सूख रहा था। मंगल, तुम बाहर जाओ और तहखाने का दरवाजा बंद कर देना। इसके बाद चंद्र ने गहरी सांस ली और तंत्र विद्या की प्रक्रिया शुरू की। उसने अग्निकुंड के सामने मंगल के बेटे को रखा और कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, तहखाने के चारों कोनों में काले साए घूमने लगे। ये महसूस हो रहा था जैसे वो अंधेरे साए चंद्र की मदद कर रहे हों। चंद्र ने आटे की गुड़िया पर मंगल के बेटे का हल्का सा खून लगा दिया और फिर वो गुड़िया को अग्निकुंड में फेंक दी। जैसे ही वो गुड़िया आग में जलने लगी, मंगल का बेटा अचानक तड़पने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी और वो चीखने लगा, छोड़ मुझे, छोड़। तहखाने का माहौल एकदम खौफनाक हो चुका था। छोड़ मुझे, छोड़। जैसे ही गुड़िया पूरी तरह से जलकर राख हो गई, मंगल का बेटा जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ शांत हो गया। मेरा बेटा ठीक हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र भाई, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जानते हो मंगल, मैं बस लोगों की मदद करता हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लाख मना करने के बाद भी आपने आज फिर से काला जादू किया ना, उन खतरनाक साए के बीच में रहे। मैं जानती हूँ कि आप पैसों के लिए नहीं करते, समाज सेवा के लिए करते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। आत्माओं से खेलना आसान काम नहीं है। ये एक भूल से कुछ भी हो सकता है। आप इसे छोड़ दीजिए। अगर मैं ये सब छोड़ दूंगा तो बेगुनाह लोगों की मदद कौन करेगा? वो साए भले ही बहुत खतरनाक हैं, पर उन पर काबू करके ही मैं लोगों की मदद करता हूँ। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर क्या हुआ पापा? मेरी और ममता की नई नई शादी हुई थी। शादी के समय किसी ने ममता पर टोटका कर दिया, जिसके चलते उसके शरीर पर कई आत्माओं ने कब्जा कर लिया। मैं बड़े बड़े तांत्रिक ओझाओं के पास ले गया ममता को, पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। चारों तरफ से थक चुका था मैं। दिन ब दिन ममता की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी मुझे तुम्हारे पिता चंद्र स्वामी का पता मिला और मैं उनके पास गया। मेरी बीवी को बचा लीजिए, बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। चंद्र उसकी पत्नी के सर पर हाथ रखता है और उसे शांत करता है। आप यहीं रुकिए। इन सबसे अनजान तुम्हारी माँ शीतल किचन में खाना बना रही थी, वहीं तुम बैठकर रोटी खा रही थी। गेट पर हो रही हलचल को महसूस करके शीतल ने कहा, स्नेहा बेटा, गेट पर कुछ हलचल हो रही है। शायद तुम्हारे पापा आ गए हों, या देखो कौन है। हाँ माँ, अभी देख कर आती हूँ। इधर चंद्र उस औरत को तहखाने में ले जाता है और काले जादू की प्रक्रिया शुरू करता है। काले साए चारों तरफ मंडराने लगते हैं, पर चंद्र मंत्र पढ़ता रहता है
और गुड़िया पर औरत का खून लगाता है। तभी वो औरत जमीन से ऊपर की तरफ उठ जाती है। उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और ऐसे ही कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है। तभी अचानक तहखाने का गेट खुलता है और स्नेहा अंदर आ जाती है। काले साए स्नेहा के अंदर घुस जाते हैं। चंद्र ये देखकर एकदम घबरा जाता है। स्नेहा के हाथ पैर अकड़ने लगते हैं। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, चेहरा डरावना हो जाता है और शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि उन सायों ने स्नेहा के शरीर पर कब्जा कर लिया था। तहखाने का गेट खुलने की वजह से स्नेहा की चीख बाहर तक सुनाई दे रही थी। स्नेहा तड़पने लगती है और चिल्लाने लगती है। तभी स्नेहा की माँ उसकी चीखने की आवाज सुनकर वहां आती है। शीतल ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। स्नेहा, स्नेहा, शीतल, शीतल, उठो, उठो, स्नेहा। फिर चंद्र स्नेहा का थोड़ा सा खून निकालकर एक और गुड़िया पर लगाकर उसे अपने कुंड में फेंक देता है, जिससे स्नेहा शांत हो जाती है। पर वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, केवल थोड़ी देर के लिए संतुलित हुई। अपनी बेटी को अभिमंत्रित धागे से बांध वो अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर जाता है। उसके सर पर काफी चोट लगी थी, जिसके चलते उसका गर्भपात हो गया। स्नेहा कैसी है? वो ठीक है शीतल, मुझे माफ कर दो। तंत्र प्रक्रिया में स्नेहा के अचानक विघ्न डालने के कारण काले साए ने उस पर हमला कर दिया। पर गलती मेरी है, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी और ये सब नहीं करना चाहिए था। नहीं जी, अब माफ, पश्चाताप, इन सब का वक्त निकल चुका है। शीतल, शीतल, शीतल। स्नेहा की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो खुद को दोषी मान रही थी। यानी सारी गलती मेरी थी। मैंने उस दिन अचानक तहखाने का गेट खोल दिया और तंत्र क्रिया में विघ्न डाल दिया। इसी वजह से ये सब हुआ। नहीं बेटी, तुम ऐसे मत रो, तुम्हारे इसमें कोई गलती नहीं है। स्नेहा अभी भी बेचैन थी। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैर रही थी। माँ, मुझे बचपन से उस तहखाने के सपने आते थे जहाँ बाबा तंत्र क्रिया कर रहे होते थे, और जैसे ही मैं तहखाने का गेट खोलती, डर के मारे मेरा सपना टूट जाता था। पापा, आगे क्या हुआ? मैं बाबा के पास क्यों नहीं रही? मुझे आप यहाँ क्यों ले आए? मैं यहाँ कैसे आई और मैं ठीक कैसे हुई? विजय जो अब तक चुप था, गहरी सांस लेकर स्नेहा की ओर देखता है। बेटा, तुम अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। तभी अचानक स्नेहा के हाथ में तेज जलन होने लगती है। वो दर्द से करा उठती है। ममता और विजय घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। स्नेहा की हालत बिगड़ती जा रही थी। विजय कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है, फिर हिम्मत जुटाकर स्नेहा का हाथ पकड़ता है और ऊंची आवाज में ओम हन हनुमत नमो नमः, ओम हन हनुमत नमो नमः। जैसे जैसे विजय मंत्र पढ़ता है, स्नेहा की चीखें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। उसका शरीर कांपना बंद कर देता है, रंग बदलना शुरू हो जाता है, उसकी सांसें सामान्य होने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति पीछे हट रही है। कुछ देर बाद स्नेहा धीरे धीरे होश में आने लगती है। बेटी, तुम्हारी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। जब तक तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक ये बुरे साए तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे बाकी के सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। इसके बाद दोनों लोग रघुनाथपुर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ घंटे बाद शाम को वो चंद्र स्वामी के घर पहुंच जाते हैं। स्नेहा उस घर को देखकर रोने लगती है। वहां से तेज बदबू आ रही थी। स्नेहा, ये तुम्हारे बाबा चंद्र स्वामी का घर है, तुम यहीं रुको। रात हो चुकी है, मैं यहीं कहीं सोने की व्यवस्था करता हूँ, क्योंकि रात को अंतिम संस्कार तो नहीं कर सकते। इतना कहकर विजय वहां से चला जाता है। स्नेहा बस रोते रोते उस घर को देख रही थी। उसे अपने पिता और उस तहखाने को देखने की जिज्ञासा थी। वो आगे बढ़ती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही तेज हवाएं, बदबू और काली परछाइयां उस घर में महसूस होती हैं। वो बहुत डरी हुई थी। सामने ही उसके पिता चंद्र स्वामी का पार्थिव शरीर पड़ा था, जो एकदम काला पड़ चुका था और डरावना लग रहा था। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तहखाने की तरफ बढ़ती है। वो तहखाने का दरवाजा खोलती है और उसे अपने बचपन की सारी यादें ताजा होने लगती हैं।
उसके सपनों में जो कुछ आता था वो आज उसकी आंखों के सामने था। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। वो घबराते हुए दरवाजे को देखती है और घबराहट में दरवाजा खटखटाने लगती है। कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। स्नेहा पीछे देखती है। कुछ काले साए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उन काले सायों में बस उनकी आंखें दिख रही थी। वो धीरे धीरे स्नेहा की तरफ बढ़ रहे थे। वो मंजर बहुत खौफनाक था। ओम हन हनुमते नमो नमः, ओम हन हनुमते नमो नमः। हनुमान जी का मंत्र पढ़ते ही दरवाजा खुल जाता है। स्नेहा जल्दी से दरवाजे के बाहर जाकर उसे बंद कर देती है और घर के बाहर भागती हुई आ जाती है। बाहर विजय खड़ा था। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? पापा, वो मैं तहखाने में गई थी। वहाँ बहुत सारे काले साए मुझे मारने आ रहे थे। अरे बेटा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वो बहुत खतरनाक जगह है। तुम उस जगह के बारे में सब कुछ नहीं जानती हो। फिलहाल आज रात हमारे सोने की व्यवस्था हो गई है। ये बिरजू है जो इसी गांव में रहता है। हम उनके साथ आज रात गुजारेंगे। उन्होंने अभी मुझे एक पंडित जी से भी मिलवाया। पंडित जी ने कहा कि चंद्र स्वामी के शव को उस घर से निकालकर शमशान ले जाना नामुमकिन है, क्योंकि उनका शव सड़ चुका है और कोई उनके पास जा नहीं पा रहा है। तो हमें उनका अंतिम संस्कार यहीं करना होगा। कल सुबह होते ही तुम्हें अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है। इसी तरह अगली सुबह पूरे रीति रिवाज के साथ चंद्र स्वामी को मुखाग्नि दी गई और साथ ही साथ उस घर को भी जला दिया गया। स्नेहा के हाथ का निशान भी धीरे धीरे मिटने लगा था। थोड़ी देर बाद विजय और स्नेहा वापस घर लौट रहे थे। पापा, घर जल गया, लेकिन तहखाना तो जमीन के नीचे है। क्या वो भी जल गया होगा? क्योंकि उसके अंदर। विजय स्नेहा की बात को काटते हुए बोला, स्नेहा तुम ये सब भूल जाओ। तुम मेरे पास कैसे आई, तहखाना जल गया या नहीं, उसके अंदर जो था वो क्या था, तुम जितना इस बारे में सोचोगी उतना ही तुम इन सबसे बाहर नहीं निकल पाओगी। इसीलिए मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं बताया था। अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो और इन सब के बारे में मत सोचो। लेकिन क्या विजय के इतना कहने से इन बातों पर ध्यान नहीं देगी स्नेहा? उसके मन में जो सवाल चल रहे थे उनका जवाब उसे अभी तक नहीं मिला था। वो विजय के पास कैसे आई? क्या अब वो पूरी तरह से ठीक है? तहखाना जल गया या नहीं? और अगर नहीं जला होगा तो उसके अंदर जो था वो क्या था?